Hi, I am Nitin Kumar. I welcome all of you on the online platform of IQ Civils Academy. As usual, we are going to discuss news articles from The Hindu and side by side the Indian Express. So, besides the two editorials of The Hindu, today onwards I am going to start with the MCQs, and that MCQs are related to the previous week articles which appear in the Indian Express, so that it is going to be a weekly round off also at the same time side by side the two editorials of today's The Hindu and The Hindu. So let's see what is in news by the way. So China denial of entry of the Arunachal athletes shows of the distrust in the ties. और चाइना ने जिस ढंग से हमारे एथलीट को एशियन गेम में पार्टिसिपेट होने से रोक दिया है, ये दिखलाता है कि चाइना और इंडिया के बीच में क्या है, डिस्ट्रस्ट है. एंड एक्चुअली द एशियन गेम्स स्टार्टेड ऑन द September 23rd and it was actually inaugurated by the Chinese President Xi Jinping and the city of the Hangzhou, following a spectacular opening ceremony on a scale that has now come to be expected from China, are meant to showcase a broader message of the Asian solidarity. और जिस ढंग से चाइना ने इसको काफ़ी स्पेक्टेकुलर रूप में इसका इनॉग्रेशन किया, और इनॉग्रेशन किसके द्वारा की गई, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा होंगजू सिटी के अंदर. और ये दिखलाता है कि एशिया की सॉलिडारिटी को, यानी कि एशिया की मजबूती को दिखलाता है. और यहाँ तक तो बातें बिल्कुल क्या थी, सही थी. बट द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एडिशन वर हाउएवर मार्क्ड बाय एनीथिंग बट. तो कहा जा रहा है कि जो 19th एडिशन है एशियन गेम का, वो तो सब कुछ शुरुआत अच्छे से होने वाली थी, लेकिन उस ढंग से शुरुआत हुई नहीं जिस ढंग से होनी चाहिए थी. एक्चुअली में जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लास्ट मिनट में अपने चाइना के ट्रिप को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. ठीक है, और ये इसलिए किया गया जस्ट टू मार्क द प्रोटेस्ट ऑफ द लास्ट मिनट डिनायल ऑफ द एंट्री ऑफ टू द 3 इंडियन वुशु प्लेयर फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु के प्लेयर को अंतिम समय में चाइना के द्वारा एंट्री नहीं दी गई, उनको आने नहीं दिया गया चाइना के अंदर एशियन गेम में शामिल होने के लिए. नेक्स्ट आप देखें द 3 एथलीट्स, वो कौन कौन है, नेमेन वांगशु, ओनिलू टेगा एंड मेपंग लेमगू. क्लियर. और इनको एक्रेडिटेशन दे दी गई थी ट्रैवल के लिए इंडियन टीम की तरफ से इस गेम में शामिल होने के लिए. हाउएवर in what appears to be a directive issued by the airline by China, the athletes were told they could not board their flight, and China has in the past issued a staple visa to the Indian from the अरुणाचल प्रदेश. अब देखो इसमें ये ध्यान देना कि लास्ट मोमेंट में चाइनीज़ अथॉरिटी के द्वारा चाइनीज़ एयरलाइंस को ये कहा गया कि इन खिलाड़ियों को फ़्लाइट बोर्ड ना करने दें, फ़्लाइट पे चढ़ने ना दें. और इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के जो इंडियंस हैं उनको क्या दिया जाता है, स्टेपल वीज़ा दिया जाता है. अब मतलब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्टेपल वीज़ा है क्या. क्लियर. अब देखो कि किसी भी देश में आपको जाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अपने देश का पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होता है. क्लियर. उस देश का जहाँ पर आप एंट्री लेने जा रहे हैं. स्टेपल वीज़ा में जब आप एंट्री लेते हैं दूसरे देश के अंदर, तो एक चीज़ ये जाने कि उसमें आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगाई जाती है. जो वीज़ा होता है उसको स्टेपल कर दिया जाता है पासपोर्ट के साथ, और जैसे ही आप एंट्री लोगे उस कंट्री के अंदर, जैसे कि इस केस में चाइना को आप मान लें, तो वहाँ पर जो स्टेपल की हुई वो चीज़ है वो निकाल ली जाती है, वो कागज़ निकाल ली जाती है, डॉक्यूमेंट हटा ली जाती है, और जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वो अपने पास रख लेते हैं. अब आप उस देश के अंदर जाके कौन सी एक्टिविटी की, कितने दिनों तक रहे, उसका कुछ भी नहीं पता होता है. क्लियर. और फिर जब आप लौटते हैं तो आपके पास पासपोर्ट के अंदर ना एंट्री ना एग्ज़िट, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है. अब देखो चाइना ऐसा कर क्यों रही है. क्लियर. अरुणाचल प्रदेश के मामले में, और चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के मामले में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मामले में भी ऐसा कर रही है. वहाँ के नागरिकों को भी स्टेपल वीज़ा इशू करती है. अब चाइना का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, खास करके अक्षाई सीन के आसपास का हिस्सा, उसको चाइना तिब्बत का हिस्सा मानती है. और तिब्बत किसका हिस्सा है, तो चाइना का. अब देखो लेकिन साथ में
साथ में आप एक चीज़ जानें कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उसको चाइनीज़ नहीं मानते, तो इस कारण से वो कहते हैं कि भाई अपने ही देश के अंदर यदि मूव करना हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे भारत के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा तो ज़रूर से पैदा होता है। क्लियर, वी डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू एनी मूवमेंट ऑफ द इंडियंस फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर इनटू द China, and certainly some of the activities which can subvert our internal security can take place in the China, and this way the Chinese authority can create internal disturbance in India also. Okay, that is the main issue, and so India raises alarm every time China is issuing the staple visa. Now अब देखें, इसमें समझें कि जुलाई के महीने में 3 वुशु के प्लेयर को जो अरुणाचल प्रदेश से थे उनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू में जो हुआ था उसमें शामिल तो होने दिया गया था, बट विद द स्टेपल वीज़ा. In this instance, the decision to bar the athletes appear particularly vindictive as the visas were not needed to travel for the athletes issued digital accreditation. अब देखो, इस बार की यदि बात की जाए तो स्थिति और भी ज़्यादा क्या है, गंभीर है. गंभीर किस लिए है इस चीज़ को समझें. क्लियर, क्योंकि जब एशियन गेम में खिलाड़ी जा रहे होते हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है. जिस देश से जा रहे होते हैं उन्होंने यदि डिजिटल एक्रेडिटेशन दे दी है तो फिर उनको कहीं मनाही नहीं. तो यहाँ पर वीज़ा का सवाल ही नहीं उठता. तो आखिर इन्हें रोका क्यों, कैसे जाए. तो चाइनीज़ अथॉरिटी ने चाइना के एयरलाइंस को क्या बोला कि इनको बोर्ड ही ना करने दे, जहाज़ पे चढ़ने ना दे. नाउ Indian officials believe Beijing thus went out of its way to bar their travel by instructing the airlines not to allow them to board. ठीक है, जैसा मैंने बताया. The Ministry of External Affairs in a statement described the action as a targeted and premeditated. और MEA ने ये कहा, हमारे जो परराष्ट्र मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेप लिया गया किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, इट इज़ टारगेटेड एंड प्रीमेडिएटेड, यानी कि पहले से ये सोची समझी चीज़ थी. एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द बीजिंग यूजिंग द स्पोर्टिंग इवेंट्स दैट कुड हैव नो प्लेस फॉर द पॉलिटिक्स टू एस्कोर द जियो पॉलिटिक्स. क्लियर, अब समझे गेम को, द चाइना इज एक्चुअली यूजिंग द गेम फॉर जस्ट स्कोरिंग देयर जियो पॉलिटिक्स. तो एक चीज़ आप समझें कि गेम कहीं से भी जियो पॉलिटिक्स या भू राजनीति के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इंडिया का कहना है. नाउ इन February last year, Beijing ill-advisedly selected the People's Liberation Army commander involved in the Galwan Valley clash as one of the torch bearers in the Winter Olympics. क्लियर, पिछले साल फरवरी की बात की जाए तो वहाँ पर जब विंटर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया चाइना के द्वारा, तो उसमें जो टॉर्च बियरर थे, यानी कि जो मार्च पास्ट होती है उसमें जो सबसे शुरुआत में मशाल लेके जाते हैं, और मशाल लेके जाने की जो जिम्मेदारी दी गई वो PLA, जो कि वहाँ की आर्मी को कहा जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर को दी गई, जो कि अपने आप में एक क्या दे रहा है कि इट्स गिविंग द बैड मैसेज. क्लियर, both then and now the organizers have appeared more than happy to look the other way given China's status as both a willing host and a strong financial backers of such events. तो एक चीज़ आप ये ध्यान देने कि चाइना एक क्या है, विलिंग होस्ट है, होस्ट करता है, मेज़बानी करता है, इसके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत मैसेज और रॉन्ग सिग्नल was given by the China in this regard. Now, the acting president of the Olympic Council of Asia, Randhir Singh, who met the President Xi Jinping. अब देखो, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, वो कौन है, रणधीर सिंह, जो कि इंडियन है. वो चाइना के प्रेसिडेंट से मिलते हैं होंगजू में. इन रिमार्क टू द जर्नलिस्ट चोज नॉट टू कॉल आउट द डिनाइल. और एक तरीके से भाई रिमार्क्स जो दिया गया उसमें ये इस चीज़ को कहा नहीं गया कि भाई एथलीट्स को यहाँ आने से मना किया गया है. इंस्टेड ओनली सेइंग दैट द मैटर वाज बीइंग डिस्कस, और सिर्फ रणधीर सिंह ने ये कहा कि मैटर को क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है. बियॉन्ड द एशियन गेम, द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द
करंट डिस्ट्रेस इन द बायलैटरल रिलेशन। अच्छा, जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, उसके कारण से दोनों देश के बीच यदि देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रस्ट है। क्लियर, मतलब ट्रस्ट का वातावरण बिल्कुल नहीं है, और इसके कारण से भी क्या आ रही है, दिक्कतें आ रही है। नाउ as well as the absence of adequate channel of communication to the deal with the long persisting thorny issues including visa। तो इसमें एक चीज़ और भी देखें कि बहुत सारे जो परेशान करने वाले इश्यूज़ भी हैं। के लिए देखो, दो तरह के इश्यूज़ होते हैं। एक जैसे कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे मुद्दे दो देशों के बीच में जिसको कि आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, सर्टेनली द सर क्रीक इशू, सियाचिन इशू कैन बी टेकन एज ए लो हैंगिंग इशूज़, बट हियर द इशू ऑफ द वीज़ा इज़ अ थॉर्नी इशू, और इसमें क्या हो रही है, परेशानी आ रही है इंडिया और चाइना को। इसके अलावा तो बहुत सारे मुद्दे हैं ही। New Delhi has correctly made clear that the restoring normalcy in the relations will not be possible without completing the disengagement process along the line of actual control and restoring peace in the border area। अब देखो, भारत और चाइना की यदि बात की जाए तो इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। चाइना क्या कहते हैं कि आप जो कुछ भी क्लैशेस हो रही है या जो तनातनी चल रही है बॉर्डर के ऊपर, आप उसको इग्नोर करो और बाकी के जो रिलेशंस हैं उसको नॉर्मल रखें। बट इंडिया दूसरी तरफ ये कह रहे कि देखो भाई, रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप आर्मी की डिसएंगेजमेंट ना करें, जो कि फ्रंट पोजीशन पे रख दिया गया गलवान क्लैश के बाद। यानी कि दोनों तरफ से, चाइना की तरफ से पीएलए को और इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी को मोबिलाइज कर दिया गया फ्रंट के ऊपर। ध्यान देना इस चीज़ को। और डिसएंगेजमेंट का क्या मतलब है कि उनको फिर से फ्रंट लाइन से पीछे लिया जाए, फ्रंट लाइन से पीछे लिया जाए। और इंडिया ये कहती है कि भैया, यदि आपको ऐसा करना है कि हमारे अफेयर्स को संभालना है, संबंधों को संभालना है, तो सबसे पहले क्या करें, डिसएंगेजमेंट करें, और उसके बाद ही कुछ बात हो सकती है, बन सकती है। ओके, नाउ ये जो अभी हमने देखा, ये आपका किससे रिलेटेड है, आईआर से रिलेटेड। ठीक है, ये आईआर से रिलेटेड है और आपके जीएस पेपर सेकंड के अंदर एक हिस्सा है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द इशू विच इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटी। अगेन इट इज़ इन द जीएस पेपर सेकंड। ये जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा है और ये सेकंड एडिटोरियल है आज का 25 ऑफ सितंबर 2023 का। क्लियर। तो देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है कि इसके पहले बैकग्राउंड को समझें कि अभी जब स्पेशल सेशन बुलाई गई थी 18 से लेके 22 ऑफ सितंबर तक 5 दिनों का, लेकिन 21 ऑफ सितंबर को ही इसको सेशन को ख़त्म कर दिया गया, प्रीपोन कर दिया गया, एक दिन पहले इसको ख़त्म कर दिया गया। अब समझिए, तो उसमें जो मेनली जो चर्चा हुई दो चीज़ों के ऊपर, एक तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया गया जिसके ऊपर हम चर्चा कर ही चुके हैं, और दूसरा चंद्रयान 3 जो हमारे लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट कहा जा सकता है और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कहा जा सकता है। उसके लिए भाई अलग अलग जो एमपीज़ थे हैं, उन्होंने क्या किया कि कंग्रेचुलेटरी अपने मैसेजेस दिए, और उसी दौरान क्या होता है कि एक तरफ जो बीएसपी के एक एमपी हैं, ठीक है, दानिश, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के एमपी हैं जो विदुरी, ठीक है, रमेश विदुरी, जो कि साउथ दिल्ली से इलेक्ट होके आते हैं, उनके बीच में एक वर्बल स्पैट हो कह सकते हैं, और फिर बहुत सारे कस वर्ड्स या आप कह सकते हैं कि मतलब ऐसे रिमार्क्स जिसको स्लर कहा जा सकता है वो दिए गए, और इसके कारण से ये पूरा का पूरा चर्चा में आ चुका है। क्लियर। सो पार्लियामेंट शुड नॉट बी टर्न इनटू ए फोरम ऑफ वर्बल एब्यूज, मतलब इसको गाली गलौज का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कॉल्ड फॉर ए न्यू चैप्टर इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जो नई बिल्डिंग में हमारी संसद ने प्रवेश किया है, ठीक है, सांसद ने प्रवेश किया है, तो हमें अपने नई बिल्डिंग में पुराने जो बिटरनेस हैं, ठीक है, तलखी है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एज दे मूव्ड इनटू द शाइनी न्यू बिल्डिंग लास्ट वीक, जैसे ही वो
एक अच्छे सी बिल्डिंग में जाते हैं पिछले हफ्ते की यदि बात कही जाए तो। सो whatever we are going to do in this new parliament building, it should be an inspiration to every citizen in the country। और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम जो कुछ भी इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में करेंगे वो हमारे पूरे देश के लोगों के लिए क्या होगी, प्रेरणा होगी, इंस्पिरेशन होगी। फिटिंगली फॉर द न्यू बिगनिंग, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो भी सही था। और साथ में 33% रिजर्वेशन देने के लिए वीमेन को पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट असेंबलीज़ के अंदर एक बिल भी लाई गई। और आप जानते हैं कि बिल जो है यूनानिमसली राज्यसभा में पास हुआ और सिर्फ 2 वोट अगेंस्ट में पड़े, कहाँ पर, तो लोकसभा के अंदर, ठीक है। और ये बिल पास हो चुका है और ऑलमोस्ट कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, ओके, every political party across the political spectrum actually supported this, but there is a question related to the implementation of this women's reservation bill. As you know, it is going to be implemented after the delimitation, and that is going to happen only after 2026. But even the delimitation depends upon the census. And as our home minister actually said in the parliament that we are going to conduct the census only after the 2024 election. So as far as the timing is concerned, it's opposition is making a good question mark over it. And besides that, the opposition members are also demanding for the reservation within the reservation, that too for the OBC women's, and side by side the parties which is related to the Akbaruddin Owaisi said that we require to have a reservation for the Muslim women also। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा और विरोध का विषय भी रहा। But this show of unity and the purpose was soon overshadowed by incident that lowered the majesty of the institution of parliament। Clear? अब देखिए कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमारे पार्लियामेंट की जो इज्जत है उस इज्जत को बढ़ा नहीं रहा है, उसकी गरिमा को बढ़ा नहीं रहा है, उसके आप ग्लोरी को बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि उसको घटा ही रहा है। एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हर टॉक्सिक कॉम्युनल स्लर एट ए फेलो एमपी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी से एक जो एमपी थे उनके ऊपर काफ़ी रिमार्क्स किए इन्होंने, और इसके कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहा है। और रिमार्क्स भी कैसे आप कह सकते हैं, टॉक्सिक कॉम्युनल स्लर की बात की जा रही है, यानी कि बहुत ही सांप्रदायिक रूप से जहरीली बातें कही गई। क्लियर? इवन एज सम अदर सीनियर लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी स्माइल एट लोकसभा ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ ऑल थिंग्स ऑन द सक्सेस ऑफ इंडियाज चंद्रयान मिशन, हार्डली पार्टीजन इशू। क्लियर? तो इसके बाद ये कहा जाता है, और बैकग्राउंड में देखा गया कि 2 जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो क्या कर रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था। और चंद्रयान मिशन पे यदि कांग्रेचुलेटरी जो भाषण देने हैं तो ये शायद ही किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा था, तो उस पर ऐसा हो जाना अपने आप में काफ़ी गंभीरता को दिखलाता है। नाउ सो राज्यसभा visitors in the gallery reportedly raised the political slogan in support of the government during the discussion on the women's reservation bill। अब ये मामला भी काफ़ी गंभीर है। क्लियर? क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल के समय में राज्यसभा के जो विजिटर गैलरी में जो लोग थे उन्होंने नारेबाजी की किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट कहा जा सकता है और कहीं से भी इसको सही नहीं कहा जा सकता है। और ख़ास करके ये जो पूरी की पूरी स्लोगन शॉटिंग की गई वो इसलिए की गई कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, और यहाँ पर जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है बीजेपी को, इसके क्रेडिट देने के लिए। नाउ द कंडक्ट ऑफ द बीजेपी एमपी वाज कंडेमनेबल, बट व्हाट कंपाउंड्स इट इज़ द पार्टीज ओवरऑल अप्रोच दैट फॉलो। तो बीजेपी के एमपी की जो बात है, जो उन्होंने जिस ढंग से बात रखी, वो कहीं ना कहीं निंदा की तो बात है ही, लेकिन इसमें जो समझने लायक बात है कि उसके बाद जो बीजेपी का अप्रोच रहा ना, वो क्या माना जा रहा है कि गलत रहा। ठीक है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो उस समय थे मौजूद, उन्होंने क्या किया, इस रिमार्क्स के ऊपर एक माफ़ी मांगी, एक तरीके से अपोलाइज़ किया, लेकिन ठीक उसके बाद से बीजेपी ने बहुत सारे स्पोक्स पर्सन को लगा दिए
ये बताने के लिए कि जो प्रोवोकेशन हुई थी वो बीएसपी के एमपी के थ्रू हुई थी और उसके जवाब में इतने कॉमनल स्लर किए गए किसके द्वारा, बीजेपी के एमपी के द्वारा। अब देखिए कि an equivalence has also been sought between the communal abuse against a fellow member and remarks allegedly made by some opposition member about the faith and the existence of the God। तो उसके बाद ये भी कहा गया कि एक बराबरी करने की भी कोशिश की गई और ये बताया गया कि अपोजिशन के जो एमपी हैं, अपोजिशन के एमपी ने ना सिर्फ सत्ता वाले यानी कि जो रूलिंग पार्टी के एमपीज़ के फेथ के ऊपर क्वेश्चन किया, यहाँ तक कि ईश्वर के मौजूदगी या ईश्वर के होने के ऊपर भी क्वेश्चन किया गया। अब देखें नेक्स्ट जो पॉइंट है, द लोकसभा स्पीकर हु हैज़ इन द पास्ट सस्पेंडेड अपोजिशन मेंबर्स ऑन चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक मोर सीरियस व्यू ऑन दिस इंसिडेंट। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला ने इससे पहले बहुत सारे एमपीज़ को क्या किया है, सस्पेंड भी किया है, क्लियर, यदि उन्होंने मिसकंडक्ट की है, किसी तरह का व्यवहार खराब किया है। तो अब यहाँ पर आवश्यकता ये है कि भाई उनको ये बताना पड़ेगा अपने फैसलों के हिसाब से कि जो हाउस है वो किसी भी तरह के कॉमनल स्लर या सांप्रदायिक बातों को जो कही गई है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, एंड सर्टेनली नॉट ए मेंबर, और ख़ास करके मेंबर्स के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को भी लिखा है कि भाई जो विजिटर्स गैलरी से ये स्लोगन इंजरिंग क्यों की गई, यानी कि स्लोगन शाउटिंग क्यों की गई, इसकी तो कोई इजाज़त ही नहीं होती है। अब लोकसभा के अंदर सिर्फ लोकसभा के एमपीज़ को बोलने का अधिकार होता है या राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के एमपीज़ को बोलने का अधिकार होता है। और एक चीज़ आप जानें कि लोकसभा के एमपी यानी जो मिनिस्टर हों वो राज्यसभा में बोल सकते हैं, या राज्यसभा के एमपी जो मिनिस्टर हैं वो लोकसभा में बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी पार्टिसिपेट करने का, बोलने का अधिकार होता है विदाउट राइट टू गिव और कास्ट वोट देयर। तो आखिर ये लोग बोल कैसे रहे थे यहाँ पर, ये जो स्लोगन शाउटिंग हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। द एपिसोड 2 कॉल्स फॉर एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो एपिसोड हुआ इसमें एक तो प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर दंड होना चाहिए, और साथ में ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे से ऐसा कुछ हो ना। द न्यू बिल्डिंग मस्ट फोस्टर हेल्दी डायलॉग एमंग द मेंबर्स एंड बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल। तो नई बिल्डिंग के अंदर जो बातचीत हो वो काफ़ी हेल्दी हो और साथ में ये इंस्टीट्यूशन और लोगों को भी एक दूसरे से कनेक्ट करने में क्या करे, काम करे। नाउ सो नेक्स्ट वन देखो, अब ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस वीक से है, ठीक है, और ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। विथ रेफरेंस टू द स्टैच्यू ऑफ द वननेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ ए 108 फुट tall statue of the 8th century spiritual leaders Adi Shankaracharya, a 12-year-old child. The statue is located in the Ujjain. The design for the statue was inspired by Raja Ravi Verma's depiction of the Shankaracharya. The statue is situated on the banks of the river Tapi. Clear? अब देखो कि 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए यूपीएससी के द्वारा, उसमें एक बात काफ़ी चेंज हुई है। अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि पहला ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, या सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, या सेकंड फोर्थ सही है, ऐसा नहीं पूछा। इन्होंने पूछा कि इन चार में से सिर्फ 2 सही हैं, 1 सही है, या तीनों ही सही हैं, या चारों सही हैं। मतलब आपको अब एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने सही हैं। नाउ यानी कि यहाँ पर गेस वर्क की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म कर दी गई और इसी हिसाब से ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 इसके क्या है, सही हैं स्टेट। अब देखिए इसमें आप जाने कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 108 फुट की स्टैच्यू ऑफ वननेस जो कि आदि शंकराचार्य
की है वो ओमकेश्वर में क्या किया मतलब उसका उद्घाटन किया गया। सो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं है। द स्टैच्यू डिपिक्ट्स द शंकराचार्य 12 ईयर चाइल्ड, ठीक है, ये हमने चर्चा भी की थी ओमकेश्वर के अंदर। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। नाउ अब देखिए, द स्टैच्यू इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पे है, क्लियर। और इस कारण से जो चौथा स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। आदि शंकरा हु इज बिलीव टू हैव लिव्ड बिटवीन द 788 टू 820 AD, 788 से लेके 820 AD तक, ये कहाँ से आए थे? केरल के कलाडी से आए थे, और जो कि कलाडी किस रिवर के ऊपर है? पेरियार रिवर के ऊपर है। नाउ अब अद्वैत वेदांता जो कि चैलेंज करता था उस समय के फिलोसफिकल ट्रेडिशन को, इंक्लूडिंग द बुद्धिज़्म एंड द जैनिज़्म, ठीक है, उसको चैलेंज किया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा। अब देखिए, एक म्यूजियम बनाई गई है विच इंक्लूड्स ए 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन गैलरी, 9 एग्जीबिशन गैलरी एंड इंडोर वाइड स्क्रीन थिएटर, अ कल्चर बोट राइड कॉल्ड द अद्वैत नर्मदा विहार। और कल्चरल बोट जो है उसको क्या नाम दिया गया? अद्वैत नर्मदा विहार, which will take visitors on the audio visual journey through the teachings of शंकराचार्य, जो कि विजिटर्स को ऑडियो विजुअल जर्नी पे ले जाएगा और जो कि बताएगा शंकराचार्य के बारे में। अब देखिए, इस पूरी के पूरे डिज़ाइन की यदि बात की जाए तो पेंटर वासुदेव कामत के द्वारा इसको बनाया गया है, और जो कि कहीं न कहीं राजा रवि वर्मा के डिपिक्शन से क्या है? इंस्पायर्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Now, next, Lachin corridor has severely impacted the Nagorno-Karabakh region. The corridor connects, इसमें आपको बताना है, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? अज़रबैजान एंड अर्मेनिया, क्लियर। तो देखें इसके एक्सप्लेनेशन को। अर्मेनिया के जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, क्लियर, वो नागोर्नो काराबाग रीजन जो है, जो कि साउथ कॉकसस माउंटेन के पास है, उसको सरेंडर कर दिया और इस एग्री किया कि भाई सीज़ फायर की जाएगी अजरबैजान के साथ। बिगेन एन ऑफेंसिव टू रिस्टोर इट्स फुल कंट्रोल ओवर द, अब इन लोगों ने फिर से इसके ऊपर कंट्रोल की शुरुआत कर दी है। और ये पूरी की पूरी कहानी यदि आप देखें टेरिटोरियल डिस्प्यूट की, तो करीब 4 डेकेड से चल रही है, and it leads to the ethnic conflict between the Armenia and the Azerbaijan have severely impacted the Nagorno-Karabakh। और ये किसको प्रभावित कर पाया है? Nagorno-Karabakh रीजन को। Azerbaijan has imposed a blockade on the only route into the enclave of the Nagorno-Karabakh from Armenia। अजरबैजान ने अर्मेनिया से नगोर्नो काराबाग की तरफ जाने वाला एक ही रूट है जिसको कि लैचिन कॉरिडोर कहते हैं, उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। नाउ अब जो रेजिडेंट है नगोर्नो काराबाग की, उसने अजरबैजान को एक्यूज़ किया है कि वो क्या कर रहा है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। कब से? दिसंबर 2022 से, जब जो ये ब्लॉकेड है, पहली बार ये जो प्रतिबंध लगाए गए, और कहा कि सेइंग दैट इट हैज़ रिजल्टेड इन क्रिपलिंग ऑफ द क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके कारण से जो बिल्कुल ज़रूरी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बात की जाए गैस की, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी की, हेल्थ की, सर्विसेज की, इंटरनेट एक्सेस की, ये सारी चीज़ें क्या हुई है? प्रभावित हुई है। नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विथ रेफरेंस टू द शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शांति निकेतन के बारे में, एक रेजिडेंशियल स्कूल है और सेंटर फॉर आर्ट बेस्ड ऑन द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है, क्लियर। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1901 बाय द नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा है, विश्व भारती वाज एस्टैब्लिश एट द शांति निकेतन इन 1921, हुज चांसलर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्लियर। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज राइट? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन ऑफ दैम, क्लियर। तो अब ये चीज़ हम देखें कि इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ऑल 3। नेक्स्ट,
फॉर योर इंफॉर्मेशन, शांति निकेतन द यूनिवर्सिटी टाउन इन द वेस्ट बंगाल, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल में। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में रखा गया, इंस्क्राइब कर दिया गया है। क्लियर। अब देखिए, और ये इंडिया का 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 41वां है। और वेस्ट बंगाल के अंदर यदि देखें तो ये क्या है, तीसरा है। इससे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क को और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज को दिया जा चुका है वेस्ट बंगाल में। क्लियर। तो वेस्ट बंगाल का तीसरा और पूरे इंडिया का 41वां। जहाँ तक शांति निकेतन का सवाल है, इट वाज एस्टैब्लिश बाय द नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी। शांति निकेतन इट्स ए रेजिडेंशियल स्कूल एंड सेंटर फॉर आर्ट बेस्ड ऑन द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन। और ये क्या है, रेजिडेंशियल स्कूल है और सेंटर फॉर आर्ट बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि जो प्राचीन जो आर्ट्स है, ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से। एंड ए विजन ऑफ यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रांसकेंडिंग रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज। और इसकी विज़न क्या है कि सांस्कृतिक जो सीमाएँ हैं, ठीक है, और रिलीजियस जो बाउंड्रीज है उससे परे जाते हुए ह्यूमैनिटी को साथ में लाए। अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्व भारती वाज एस्टैब्लिश एट द शांति निकेतन इन 1921। सो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट हियर। ओके। और प्राइम मिनिस्टर विश्व भारती के क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि उनके लीडरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो कोशिश की है, due to that it has got the global recognition as a monuments and site, and it is now into the world heritage site of the UNESCO. Okay, that was the third question. Now the next question ये दिया गया कि with reference to the preamble के हिसाब से देखें तो preamble of the constitution serves as a introduction to the constitution and contains its basic principle। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। The preamble of the constitution was commenced in 1950. Okay, the world socialist and secular were part of the preamble from the commencement of the constitution। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, 2 सही है, 3 सही है। क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट इसके क्या हैं, सही है। क्यों? क्योंकि ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है वो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, बल्कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी इसको जोड़ा गया था। बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई एक्चुअली इट इज इन द न्यूज़। ओके, सम ऑफ द लीडर्स of the Congress in the Lok Sabha, okay, actually the leader of the Lok Sabha from the opposition side, that is from the Congress, अधीर रंजन चौधरी ने ये क्लेम किया कि जो कॉपीज़ दी गई कॉन्स्टिट्यूशन की इनको, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड क्या थे, गायब थे, नहीं थे। क्लियर। और इस कारण से ये फिर से चर्चा में आ गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि socialist and secular word was actually added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 इमरजेंसी के समय में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी। क्लियर। तो तीसरा स्टेटमेंट इसका क्या है, सही नहीं है। नाउ एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए फिलॉसफी, और उसकी जो फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रियम्बल में दी गई है। क्लियर। एंड जो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में लाया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947। ओके, सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंस इन 1950। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स इन द वर्ड ऑफ द आइडियल कंटेंट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो कुछ भी रखी गई थी बात, वही बात में जाके क्या हो गई, तो प्रियम्बल। और प्रियम्बल क्या है, इट्स लाइक ए इंट्रोडक्शन sorry to the whole constitution। now next question देखें कि with reference to the विश्वकर्मा स्कीम consider the following। ठीक है, विश्वकर्मा स्कीम जो कि अभी अभी लॉन्च की गई है, it was launched to reach out to the economically marginalized and socially backward communities, particularly the scheduled tribes group। पहली बात। दूसरा, the scheme is related to the traditional skills। okay, तीसरा, it involves the skill upgradation and advanced training। okay,
चौथा, इट डज नॉट इंक्लूड फार्मर्स। क्लियर। तो इसका जो नेक्स्ट देखें कि तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर नॉट करेक्ट, इसमें से नॉट करेक्ट। अब इस चीज़ को गौर करना, इस जगह पे क्या कर दी जाती है, गलती कर दी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। कितने इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा नॉट करेक्ट कितने हैं, तो वो 1। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम न्यू दिल्ली में लॉन्च की, किस ओकेजन पे, ऑन द विश्वकर्मा जयंती, और फॉर गिविंग गवर्नमेंट सपोर्ट टू द वर्कर्स इंगेज इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्किल। तो ऐसे वर्कर्स जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल से जुड़े हुए हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई, और इट इज़ फॉर द इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एंड द सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली ओबीसी के लिए इसकी शुरुआत की गई। और इसी कारण से पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। और एक नई स्कीम है जिसमें 13,000 करोड़ का क्या रखा गया, आउटले रखा गया है, और जो कि पूरा का पूरा कौन देगा भाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सो टोटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, और 13,000 करोड़ इसके अंदर एलोकेट की गई है। देखिए, और इसमें 18 डिफरेंट सेक्टर से लोग होंगे, क्लियर, जिनको हर एक तरीके से क्या की जाएगी, सहायता की जाएगी। जैसा देख सकते हैं कि इसके अंदर कारपेंटर्स भी होंगे, बोट मेकर्स भी होंगे, आर्मर्स भी होंगे, ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर्स, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, क्लियर, स्कल्पचर, स्टोन बैंकर्स, कॉबलर्स, सारे तरह के होंगे, ठीक है। ध्यान देना 18 है कुल मिला के, और इस कारण से जो स्टेटमेंट 4 है वो क्या है आपका सही है। नाउ अब इसका इस विश्वकर्मा स्कीम के तहत किया क्या जाएगा, इन्हेंस द स्किल ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दिस फील्ड, और ये लोन ले सकेंगे, ठीक है, जिससे कि इनकी अर्निंग्स को क्या की जा सके, बढ़ाई जा सके। विश्वकर्मा वर्कर्स की यदि बात की जाए, विल बी रजिस्टर्ड फॉर द फ्री थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, और इनको कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू क्या किया जाएगा, एक तरीके से रजिस्टर किया जाएगा, बायोमेट्रिक्स का यूज़ किया जाएगा बेस्ड ऑन द पीएम विश्वकर्मा पोर्टल, जो कि पीएम विश्वकर्मा पोर्टल से होगी। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दें कि इनको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, आईडी कार्ड, क्लियर, स्किल अपग्रेडेशन, ये सारा कुछ करवाया जाएगा। और टूल किट इंसेंटिव फॉर 15,000 रुपीज़, और टूल किट के लिए 15,000 रुपये देंगे। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट दी जाएगी, यानी कि कुछ भी आपसे डिपॉजिट नहीं करवाया जाएगा, क्लियर, और 1 लाख रुपीज़ तक दी जा सकती है पहली बार में, और फिर जब ये इसको भी रिटर्न कर दें तो नेक्स्ट ट्रांस में 2 लाख रुपीज़ तक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे दी जाएगी, और सिर्फ 5% इंटरेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और साथ में इंसेंटिव भी दी जाएगी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, एंड बिसाइड्स दैट द मार्केटिंग सपोर्ट्स भी दी जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7. So personality rights of their protection are not mentioned in the SHU in India. पहली बात। दूसरी बात ये कही जा रही है, the features like name, voice, signature, images are identifiable and are referred as a personality right. क्लियर। तो जहाँ तक इसका सवाल है तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज़ करेक्ट। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अब देखिए इसके अंदर आप समझिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है, जो कपूर हैं उनके पर्सनैलिटी राइट्स के मिसयूज़ की बात की के लिए एक केस रखा गया, और थर्ड पार्टी के द्वारा इनका एक तो ऑथराइजेशन होती है कि आप मेरे मैनरिज्म को, मेरे पर्सनैलिटी को, मेरे वॉइस को, इन सबों को यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई अनऑथराइज यूज़ करे ना तो इसको क्या माना जाता है, वायलेशन माना जाता है पर्सनैलिटी राइट का। इसमें मेनली वॉइस है, सिग्नेचर है, इमेजेस हैं, क्लियर, जो कि पब्लिक के द्वारा इजीली क्या किए जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, क्लियर। खास करके सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, हम और आप जैसे लोगों की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर पर्सनैलिटी राइट के अंदर। नाउ
अब देखो सेलिब्रिटी की यदि बात की जाए तो ये कोर्ट मूव कर सकते हैं, वहाँ से इंजंक्शन ले सकते हैं। इंजंक्शन मतलब रोक लगवा सकते हैं यदि कोई थर्ड पार्टी जो कि इनके द्वारा ऑथराइज नहीं किया गया है उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हो तो। क्लियर? Besides that, personality rights on their protection are not expressly mentioned in a statute in India. मतलब किसी भी एक्ट के अंदर पर्सनालिटी राइट्स को सीधे तौर से इट इज़ नॉट मेंशन explicitly directly, but it comes under the right to privacy, and as you know under article 21 right to privacy has been pronounced or announced as a fundamental right in the Puttaswamy case in the by the Supreme Court. Clear? So statement 1 क्या है, correct है. Now next one is the Delhi High Court and the Madras High Court have passed interim order and the law is a nascent stage in India. तो इंट्रीम ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है, तो ये लॉ जो है काफ़ी शुरुआती स्टेज में कही जा सकती है और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के यूज इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क्स. क्लियर? जैसे किसी भी आप सेलिब्रिटी के मैनरिज्म और इन चीज़ों को ट्रेडमार्क के रूप में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा और एक तरीके से उनके पर्सनैलिटी राइट्स को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा. क्लियर? Now, and this is a statement here, he was the man who was primarily responsible, was the great nationalist and patriot. He invoked pride in Indian heroes and relied on the political campaign that was suffused with the Hindu imagery and symbolism to mobilize the people against the British rule. He has been criticized for giving the freedom struggle a communal shade. ठीक है, और उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को कॉमनल शेड देने के लिए, एंड फॉर हिज कंजर्वेटिव स्टैंड ऑन द वीमेंस इमेंसिफिकेशन एंड द कास्ट रिफॉर्म. और कास्ट रिफॉर्म और वीमेन इमेंसिफिकेशन यानी कि महिलाओं के मुक्ति के ऊपर जो उनके जो स्टैंड्स थे वो काफ़ी रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे. तो ये पूछा जा रहा है कि ये पर्सनैलिटी इनमें से कौन है? लाला लाजपत राय, B.R. अम्बेडकर, सरदार अजीत सिंह एंड बाल गंगाधर तिलक. तो आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए आंसर इसका डी है. क्लियर? और डी कहने का क्या मतलब? बाल गंगाधर तिलक की बात की जा रही है. अब देखो कि महाराष्ट्र में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी शुरू हुई है, ठीक है, और ये 10 दिनों का फेस्टिवल होते हैं और इसको काफ़ी डिवोशन के साथ मनाया जाता है और पूरे देश में वैसे मनाया जाता है. महाराष्ट्र के अंदर खास करके वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री में इसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही लार्ज स्केल पे, इमोटिव स्केल पे, डिमोटिव स्केल पे इसको मनाया जाता है. नाउ अब एक चीज़ ध्यान देना कि इसकी जो शुरुआत हुई, समझे कि 1893 से पहले फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का अफेयर हुआ करता था, ठीक है, और प्राइवेट अफेयर हुआ करता था. तो खास करके ब्राह्मण्स और जो अपर कास्ट होते थे उसके पास वो इसको सेलिब्रेट करते थे. अब एक व्यक्ति जो कि इसको काफ़ी पॉपुलराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या क्रेडिट दी जाए, सही शब्दों का प्रयोग करें तो वो बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल्सो नोन एज द लोकमान्य. लोकमान्य मीन्स लोगों की मान्य है, लोग उसको मानते हैं, दैट इज़ द लीडर ऑफ द पीपल. ओके. Tilak invoked pride in the Indian heroes and relied on the political campaign that were suffused with the Hindu imagery and symbolism. और उन्होंने हिंदू इमेजरी और सिम्बोलिज्म का कहीं ना कहीं प्रयोग किया ताकि क्या करें, लोगों को मोबिलाइज कर सके नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए. क्लियर? तो लेकिन इनको एक्यूज़ भी किया जाता है कि वीमेन इमेंसिफिकेशन या नारी मुक्ति की बात की जाए या कास्ट रिफॉर्म की बात की जाए तो इनके स्टैंड जो थे काफ़ी कंजर्वेटिव थे. ओके. सो अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इट्स पार्लियामेंट. तो इनमें से सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या किस देश के पार्लियामेंट में? सो द आंसर इज़ द रवांडा. ओके. बट इंडिया की बात की जाए 2019 और 24, क्लियर, जो प्रेजेंट लोकसभा है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन चुन के आए जो कि महिलाएं थी.
और 78 MP 543 में से, क्लियर, जो कि 14% है टोटल का, ठीक है, टोटल जितने मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर। और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट कहाँ की, रवांडा की, वहाँ पर है। और 49 ऑफ इट्स 80 लोअर हाउस सीट्स ऑक्युपाइड बाय द, आप देख लो कि मोर देन 50% महिलाएं हैं, 61% तक, ठीक है। सो द आंसर इज द सी। नाउ अब देखिए लास्ट क्वेश्चन को, द ऑशिरिक्स REX spacecraft cargo contains material gathered from the asteroid Bennu is set to touch down the desert in Utah. The spacecraft was launched by, clear, ये पूछा गया नासा के द्वारा, कनाडा स्पेस एजेंसी या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। तो एक तो याद रख लें कि कौन किससे रिलेटेड है, नासा USA से रिलेटेड है, कनाडा स्पेस एजेंसी आप देख ही रहे हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैसे जाक्सा पूछ दिया जाएगा कभी कभी मैचिंग करने के लिए भी। इसका आंसर क्या है, तो नासा है, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल फेज ऑफ द ओशिरिस REX मिशन, जिसमें स्पेस क्राफ्ट क्या करेगी, क्लियर, कैप्सूल के रूप में नीचे लौटेगी और साथ में एस्टेरॉयड बेनू का इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं सैंपल भी होगा, ठीक है। अब देखो ये एस्टेरॉयड सैंपल जो होगी, ठीक है, ये उटाह में डेजर्ट में, क्लियर, 8.25 PM यानी कि 8.55 AM कह सकते हैं, ठीक है, संडे के दिन सितंबर 24 को ये उतरी है। ये कार्गो, इस कार्गो के अंदर 250 ग्राम का मटेरियल है, ठीक है, जो कि एस्टेरॉयड बेनू से ली गई है, और फिर इसकी क्या होगी, जांच परख की जाएगी, एंड सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी to explore the space there. Okay, so if you want to download the PDF, certainly you can download it from the description section, and that's all from my side. And if you like this editorial analysis and the current affair analysis, I request you to kindly comment, share, subscribe, and just share with your fellow classmates, clear। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास के अंदर बने रहने के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।